हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अर्थात जिसको आप BNSS कहते हैं। इसको हम देखेंगे, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न MCQs के रूप में होंगे। यह इस सीरीज का दूसरा पार्ट है, अर्थात सेकेंड वीडियो है और इसमें हमने आगे हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले भाग को अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके माध्यम से हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है और अभी तक हमने कुल धारा 7 तक के जो प्रोविजन है उनको देखा है, डिस्कस किया है, सभी परिभाषाओं को। और कुछ परिभाषाएं हमने देखा था कुछ नई जोड़ी गई हैं, उनको कुछ परिभाषाओं को हटाया गया है उनको। तो यहाँ तक हम चीज़ों को देख चुके हैं और अगर आपने उसको नहीं देखा है पहले पार्ट को तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि यह एक सीरीज है, क्रम से देखेंगे तो बेहतर रहेगा। सारी चीज़ों को आप क्रम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हम इस दूसरे खंड के अंतर्गत यहाँ पर हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भी हम चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से नए प्रावधान यहाँ पर जोड़े गए हैं, क्या नया है और क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत और क्या दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है, जो उसको यथा रूप में अब यहाँ पर रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न ये है कि सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जैसा कि आप धारा 8 को देखेंगे BNSS के अंतर्गत, यहाँ पर जो है सत्र न्यायालय की स्थापना की अगर बात की जाए तो एक तो नियुक्ति है, दूसरी है स्थापना। अगर स्थापना की बात की जाती है कि सत्र न्यायालय की स्थापना कौन करता है, तो वहां पर जो है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन ऐसी स्थापना जब सरकार के द्वारा कर दी गई तो उसमें जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। यह प्रावधान जो है धारा 8 के अंतर्गत और खंड जो है दूसरा है, यहाँ पर मिलेगा कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा और जो है उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो धारा 8 के अंतर्गत और क्या बातें कही गई हैं, तो राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जो कि हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा आगे यह बताया गया कि एक पीठासीन अधिकारी जो है वह सेशन जज कहलाएगा। उसके अलावा इसमें अपर सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो सेशन न्यायालय में इसी प्रकार से आप देखते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज होते हैं, दूसरा एडीजे होते हैं जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में होती है। तो अब देखें आप कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वह उनकी स्थानीय अधिकार, उनके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन वह किसके अधीन होंगे, तो उनकी स्थानीय अधिकारिता के बारे में प्रावधान जो है धारा 12 के अंतर्गत मिलता है। धारा 12 के अंतर्गत यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए CJM अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निश्चित करेगा। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वह कार्य करते हैं। इसी प्रकार से अगला एक प्रश्न और बनता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीन होंगे। तो अधीन किसके होंगे, एक तो अधिकारिता के संदर्भ में है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वह उच्च न्यायालय और CJM अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन दोनों के अधीन होते हैं। और इसी प्रकार से अगर अधीनस्थ की बात करेंगे धारा 13 को, तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीन होगा और प्रत्येक अन्य जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वह सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अधिकारिता या अधीनस्थता यह क्या पूछा जा रहा है, इसके संदर्भ में आपको प्रश्न को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कौन कथन सही है इसको पहचानना है। तो पहला है, जिले के समस्त अपर सत्र न्यायाधीश के अधीन हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे अपर जो होता है, चाहे वो अपर जिला मजिस्ट्रेट हो, अपर सत्र न्यायाधीश हो या अपर जो भी होगा, वह सत्र न्यायाधीश के अधीन कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से अपर जिला मजिस्ट्रेट जो है वह DM के अधीन नहीं होता है। तो यह यहाँ पर तीसरा विकल्प भी अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों जो है गलत हो जाएंगे। इसके बाद दो विकल्प बचता है कि जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन होते हैं। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वह तो सत्र न्यायाधीश के नियंत्रण में हो सकते हैं, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट जो है यह सत्र न्यायाधीश के नियंत्रण में नहीं होता है। दोनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र है, एक कार्यपालिका का मुखिया है, दूसरा न्यायपालिका का है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका आप देखेंगे दोनों में जो है स्पष्ट रूप से विभाजन मिलता है। इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प ही बचता है कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके अधीनस्थ होते हैं। यही सही है, क्योंकि CJM जो होता है वह मजिस्ट्रेटों का मुखिया होता है और जितने भी
द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हैं या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, यह सब इसी के अधीन होते हैं। तो यहाँ पर धारा 13 को देखेंगे तो ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीन होगा, और आगे है कि अन्य जो प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वह सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन रहते हैं। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं यही कार्य के वितरण के संदर्भ में जो है ये नियम बनाते हैं और विशेष आदेश दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह बाकी न्यायिक मजिस्ट्रेटों का हेड होता है, इसीलिए इनके कार्य कौन मामला कौन देखेगा इसका निर्धारण सीजेएम के द्वारा किया जाता है। तो यह धारा 13 खंड 2 के अंतर्गत है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य वितरण के बारे में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न है इसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 15 के अंतर्गत विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के संदर्भ में क्या असत्य है। तो धारा 15 के अंतर्गत आप देखते हैं यहाँ पर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है, और यही प्रावधान आप सीआरपीसी के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पर विशेष जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है इसके संदर्भ में जो प्रावधान है आपको मिलता है धारा 21 के अंतर्गत। धारा 20 के अंतर्गत सीआरपीसी में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात की गई है और 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात की गई है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसकी नियुक्ति के संदर्भ में क्या असत्य है। तो पहला है कि राज्य सरकार किसी विशेष कार्यों के पालन के लिए इसकी नियुक्ति कर सकती है, यह बात सही है, क्योंकि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा सरकार के द्वारा की जाती है, और विशेष है तो विशेष कार्यों के लिए विशेष इस कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है, यह बात सही है। दूसरा है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के द्वारा अधिकतम 1 वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में यह जो कथन है यह गलत है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष के लिए नियुक्त नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर इनकी नियुक्ति जो है वह सरकार के ऊपर होती है। सरकार जितने समय के लिए चाहती है वह उतने समय के लिए इनकी नियुक्ति जो है वह कर सकती है। तो इसके संदर्भ में आप देखेंगे तो यह जो आपका दूसरा कथन है यही सही नहीं है। इसके पहले आप जो है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट पद होता था जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। तो सीआरपीसी में धारा 18 के अंतर्गत विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते थे उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती थी और 1 वर्ष की अधिकतम 1 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो उस प्रावधान को अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तीसरा विकल्प देखेंगे, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधीक्षक रैंक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकता है। यह नया प्रावधान है। तो ये नया प्रावधान है, इसलिए आपको विशेष रूप से इसको भी ध्यान रखना होगा कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में क्या पुलिस को नियुक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसकी रैंक क्या होगी, तो वह एसपी रैंक या उससे ऊपर का ही अधिकारी होगा, उससे नीचे का नहीं। तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस अवधि के लिए नियुक्त होगा इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला, तीसरा और चौथा ये सही है, जो और दूसरा जो विकल्प है यह सही नहीं है। यह अधिकतम अवधि 1 वर्ष नहीं है, बल्कि जितनी अवधि तक के लिए सरकार चाहे उतनी अवधि के लिए नियुक्ति कर सकती है। अगला प्रश्न है, लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो लोक अभियोजक की नियुक्ति के संदर्भ में आपको सीआरपीसी के अंतर्गत जो प्रावधान था वह धारा 24 में था, लेकिन आप बीएनएसएस के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। अब यहाँ पर कई स्तर पर लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय में अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में दो, एक तो केंद्र सरकार के द्वारा भी नियुक्ति की जाती है और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा भी नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार से आप जिला में देखेंगे तो जिला में जो है यहाँ पर भी दोनों के द्वारा नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन केंद्र के ऊपर है, वो चाहे तो करे चाहे न करे, लेकिन राज्य के द्वारा यह जो है नियुक्ति की ही जाएगी, यह अनिवार्य जो है प्रोविजन किया गया है। तो अब प्रश्न पे आते हैं कि लोक अभियोजक की नियुक्ति कैसे होती है। तो उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा होती है, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा, अर्थात इन दोनों ही रीतियों से इसकी नियुक्ति हो सकती है। और जिस उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा रही है उसी उच्च न्यायालय से, उसी हाईकोर्ट से परामर्श किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रावधान धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यह बात सही है, और ऐसी नियुक्ति के संदर्भ में यहाँ पर हमको देखना है कि क्या सही है या नहीं सही है। तो ऐसी जो नियुक्ति होगी यह उस उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद यथास्थिति
केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, यह बात सही है। दूसरा है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में केंद्रीय सरकार दिल्ली हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी। तो यह बात भी सही है, और इस प्रोविजन को अगर आप देखेंगे तो इसको जो है आपके सीआरपीसी के अंतर्गत यह नहीं था, बीएनएसएस के अंतर्गत यह जो प्रावधान है नया आपको शामिल किया गया है। तीसरा विकल्प है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में राज्य सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी। तो तीसरा विकल्प गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि दिल्ली जो है वह संघ राज क्षेत्र है और राष्ट्रीय राजधानी भी है, तो वहां पर अगर हाई कोर्ट में लोक अभियोजक की नियुक्ति किया जाना है तो वहां पर राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, बल्कि वहां पर जो नियुक्ति होगी वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए जो है तीसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा है कि उपरोक्त 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन ये आपने तीसरा जो विकल्प देखा यही गलत है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो जिले के लिए अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति करने के संदर्भ में अगर आप प्रावधान देखेंगे तो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि जिले के लिए जो नियुक्ति होती है केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रत्येक लिए नियुक्ति की जाती है, यह नियम जो है बाध्यकारी है। यह राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार भी प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त करे। वह उसके विकल्प पर है, उसके विवेक पर है। अगर वो आवश्यक समझता है केंद्र सरकार तो वहां पर नियुक्त कर सकता है, अन्यथा नहीं नियुक्त कर सकता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 खंड 3 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार किसी राज्य या स्थानीय क्षेत्र के लिए अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो आप प्रत्येक और किसी इन दो शब्दों को पकड़ लेंगे अगर आप, तो यहाँ पर जो है गलती नहीं होगी। तो राज्य जो है प्रत्येक जिले के लिए करेगा, लेकिन केंद्र के लिए ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगला प्रश्न है, जिला मजिस्ट्रेट किसके परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोक अभियोजकों की नियुक्ति हो रही है, जिसके बारे में धारा 18 प्रावधान कर रहा है, तो यहाँ पर जो लोक अभियोजक होंगे वह कैसे होंगे, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी, तो इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। तो जो लोक अभियोजक नियुक्त किए जा रहे हैं यहाँ पर उनके नामों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, और पैनल जो है यह तैयार किया जाएगा डीएम के द्वारा, अर्थात जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन जब जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार से नामों का पैनल तैयार कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में जो है सत्र न्यायालय अर्थात सेशन न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, और परामर्श करने के बाद जो है यहाँ पर इस प्रकार का पैनल तैयार किया जाएगा। उसी पैनल में से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता है यदि उसका नाम जो जिला मजिस्ट्रेट का जो पैनल तैयार किया गया है अगर उसमें उसका नाम नहीं है, तो उस प्रकार से उसका जो नियुक्ति है लोक अभियोजक के रूप में वह नहीं की जाएगी। तो यह बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और यहाँ पर धारा 18 से बहुत तरीके के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उसको हमने सभी को यहाँ पर शामिल किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नई यहाँ पर शामिल की गई हैं, नए प्रावधान जोड़े गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। धारा 18 खंड 5 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम डीएम के द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में नहीं हो। तो अगर जो नाम है उसी नाम में से एक व्यक्ति को सरकार जो है क्या करेगी, लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अगला प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। तो यहाँ पर आप देखें प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है कि अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के संदर्भ में, तो कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक एडिशनल जो होता है, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है, एडिशनल ऑफिसर के पास भी सेम पावर होती है, अतिरिक्त रखा गया है इसलिए ताकि कार्य का जो बोझ है उसको कम किया जा सके। इसलिए अपर और जो मुख्य होता है वो उनकी जो शक्तियां होती हैं वो समान होती हैं। तो अपर लोक अभियोजक और जो लोक अभियोजक है उनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो पात्रता होगी अर्थात वकालत का जो अनुभव होना चाहिए वह कम से कम 7 वर्ष होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक विशेष लोक अभियोजक को कम से कम एक अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
तो आप ये देख रहे हैं कि अगर एक सामान्य अभियोजक या लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति की जानी है, तो वहाँ पर आप देखते हैं जो अनुभव कितना होना चाहिए, 7 वर्ष। लेकिन अगर स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की बात हो रही है, विशेष लोक अभियोजक की बात हो रही है, तो उसके लिए जहाँ पर जो उसका अनुभव होना चाहिए वह 10 वर्ष होना चाहिए। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 18 में ही दिया गया है। 18 का खंड 8 जो है इसके संदर्भ में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन जो है यह किया जाता है सहायक लोक अभियोजक के द्वारा किया। तो सहायक लोक अभियोजक के द्वारा, और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है आप धारा याद रखेंगे। धारा 18 के अंतर्गत जो लोक अभियोजक हैं उनके बारे में प्रावधान दिया गया है, और 19 के अंतर्गत जो सहायक लोक अभियोजक हैं इनके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो ये 2 धाराएं आपको क्रम से याद रखना है। तो धारा 18 लोक अभियोजक, 19 में सहायक लोक अभियोजक, 20 के अंतर्गत आप देखेंगे अभियोजन निदेशालय का जो प्रावधान है वह मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? तो आपने देखा धारा 19 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके संदर्भ में जो प्रावधान है सीआरपीसी में भी यही था धारा 25 के अंतर्गत, और यहाँ पर भी यह प्रावधान था कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है उसको भी लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। तो अगर ऐसा नियुक्ति की जाती है तो वहाँ पर उसकी कुछ योग्यताएं हैं उनको देखना होगा, कुछ शर्तें हैं उनका पालन करना होगा। तो वह शर्तें कौन सी हैं? तो पहला यह है कि उसका जो पद है वह इंस्पेक्टर के पद के अर्थात निरीक्षक से पद से नीचे का नहीं होना चाहिए। यह बात सही है। उसने अन्वेषण में भाग न लिया हो। तो जिस मामले में उसको जो है लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा रहा है उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करने में उसने भाग नहीं लिया हो, तो दूसरा जो कथन है यह भी सही है। और इसके बाद आता है तीसरा कथन कि वह जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन पूर्व की सूचना देने के बाद उसको सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। तो चूंकि यह जो है इसकी नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, और जब इस प्रकार से जो नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट कर रहा है किसी पुलिस अधिकारी की, तो ऐसी नियुक्ति से पहले 14 दिन पहले इसकी सूचना जो है राज्य सरकार को दी जाएगी कि हम एक पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर रहे हैं एक विशेष मामले के लिए। यह जो प्रावधान है यह बिल्कुल नया है। इसके संदर्भ में पहले जो सीआरपीसी थी उसमें कोई प्रावधान नहीं था। अगला जो पद है विकल्प है कि उसका जो पद है वह इंस्पेक्टर के पद से नीचे का हो और उसने इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया हो। यह जो कथन है यही पूरी तरीके से असत्य है। तो नियुक्ति के संदर्भ में आप देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, चौथा कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अभियोजक, निदेशक या उप निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा। तो अभियोजन निदेशक या उप निदेशक, चूंकि निदेशालय के संदर्भ में प्रावधान धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है और यहाँ पर बहुत विस्तृत प्रोविजन शामिल किया गया है कि किसको निदेशक बनाया जा सकता है, किसको उप निदेशक बनाया जा सकता है, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, ये सारी बातें यहाँ पर बहुत विस्तार से बताई गई हैं। क्योंकि पहले क्या था कि सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 25A थी और 25A को भी यहाँ पर जोड़ा गया था 2005 में, और उसके तहत अभियोजन निदेशालय के संदर्भ में प्रावधान किया गया था। तो उसमें जितनी बातें थी उससे व्यापक यहाँ पर इस नई धारा को, नई संहिता के अंतर्गत जो धारा जोड़ी गई है धारा 20, उसको जो है बनाया गया है, उसमें प्रोविजन किया गया है। तो प्रश्न हमारा ये है कि कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए तभी पात्र होगा जबकि, तो अभियोजन निदेशक यानी उप निदेशक के रूप में पात्रता के संदर्भ में यह है कि 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। यह कथन गलत है। दूसरा है कि 15 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो या सत्र न्यायाधीश है या रह चुका है, यही कथन सही है। अगर ऐसा व्यक्ति अभियोजन या निदेशक या उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है तो उसकी जो पात्रता है पहले सीआरपीसी के अंतर्गत 10 साल थी, तो उसके संदर्भ में पहला जो कथन था वो सही हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो है इसकी पात्रता को बदल दिया गया है। यहाँ पर 2 बातें रखी गई हैं, या तो वह 15 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किया हो, या दूसरी बात है कि वह सत्र न्यायाधीश है वर्तमान में या रह चुका है। ऐसे ही व्यक्ति को अभियोजन निदेशक या उप निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। और 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो तो यह भी गलत है, और 2 वर्ष तक तो यह भी गलत है। तो यहाँ पर उप निदेशक के लिए या निदेशक के लिए यह जो पात्रता है। तो धारा 20 के अंतर्गत जो और प्रोविजन है उसको देख लेते हैं कि निदेशक या उप निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए पात्रता क्या होगी,
कि वह अधिवक्ता के रूप में 15 साल तक विधि व्यवसाय किया है या सत्र न्यायाधीश है या रह चुका है। और सहायक निदेशक के रूप में नियुक्ति के कौन किया जा सकता है, किसकी नियुक्ति की जा सकती है, तो वहां पर 7 वर्ष तक उसको प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए या फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट वह रह चुका हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे निदेशक या उपनिदेशक और दूसरा है सहायक निदेशक, इन दोनों की जो योग्यताएं होंगी वह क्या होंगी, इसके संदर्भ में आपको धारा 20 खंड 2 के अंतर्गत प्रोविजन दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो पहला विकल्प यह है कि अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा और जो राज्य में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वह कार्य करेगा। यह कथन बिल्कुल सही है और धारा 20 का जो तीसरा खंड है इसी के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद दूसरा जो विकल्प है कि प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक या सहायक निदेशक यह जो है डायरेक्टर अर्थात निदेशक के अधीन होंगे और प्रत्येक अभियोजन सहायक निदेशक उप निदेशक के अधीन होगा। तो इसके संदर्भ में अगर आप देखें तो धारा 20 का चौथा खंड कि प्रत्येक जो उप निदेशक हैं और सहायक निदेशक हैं यह निदेशक के अधीन होंगे और बाकी के जो सहायक निदेशक हैं यह उप निदेशक के अधीन होंगे। तो यह बात जो है बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प यह है कि उच्च न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक यह सहायक निदेशक के अधीन होते हैं। यह बात भी सही है क्योंकि हाई कोर्ट में जो लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा तो वह जो लोक अभियोजक होगा वह डायरेक्ट जो अभियोजन निदेशक होते हैं उनके अधीन होगा, उससे किसी अन्य अधिकारी के नहीं। चौथा विकल्प हमारा यह है कि जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक और उप निदेशक यह सभी जो है निदेशक के अपर निदेशक के अधीन होंगे। तो यहाँ पर जो है यह जो कथन है यह सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जिला न्यायालय में जो लोक अभियोजक हैं, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक हैं या सहायक लोक अभियोजक हैं तो यह सब जो है सहायक निदेशक के अधीन होते हैं, अपर के अधीन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर चौथा जो विकल्प है यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ विकल्प हैं ये काफी बड़े हैं लेकिन आपको इसको समझना होगा क्योंकि प्रश्न अगर इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए तो बड़े क्वेश्चन को देख करके आपको घबराना नहीं है बल्कि उसको पढ़ेंगे वह ज़्यादा आसान आपको मिलता है, ज़्यादा आसान दिखाई देता है, लेकिन आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अभियोजन निदेशक की शक्तियां तथा कृत्य ऐसे मामलों का कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारे और अपील फाइल करने पर राय देने के लिए मॉनिटर करना है जिसमें अपराध कितना है 10 वर्ष या अधिक है या आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। तो अब जो अभियोजन निदेशक होंगे वह किस मामले में कार्यवाही करेंगे या अपील करने के संदर्भ में राय देंगे या ऐसी कार्यवाहियों को मॉनिटरिंग करेंगे। तो वही बात यह है कि जो डायरेक्टर होते हैं इस प्रकार के मामलों में अपना जो कार्य करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे जहां पर 10 वर्ष से लेकर के मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो यह कथन सही है। दूसरा है कि अभियोजन का जो उपनिदेशक है उसकी शक्तियां और कार्य क्या होंगी। तो ऐसे अपराध जो 7 वर्ष या उससे अधिक से लेकिन 10 वर्ष तक जो है दंडनीय है, अर्थात 7 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के दंड से दंडनीय है, तो उस मामले को त्वरित निपटान करने के लिए और वहां पर जो कार्यवाहियां हैं, पुलिस रिपोर्ट है, उसकी परीक्षा है, उसको मॉनिटर करना, इसके संदर्भ में वह कार्य करेंगे। यह भी सही है। और जो सहायक निदेशक हैं उनकी कार्य क्या होगा, तो उनका कार्य ये होगा कि ऐसे मामलों का मॉनिटर करना जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान किया गया है। यह भी सही है। और चौथा है कि इस धारा के उपबंध लोक अभियोजक के कार्यों का पालन करते समय राज्य के महाधिवक्ता पर भी यह जो प्रावधान है वह लागू होंगे। तो यही जो है प्रश्न विकल्प जो है गलत है क्योंकि धारा 20 का खंड 12 जो है इस बात से इनकार करता है और यह कहता है कि जो लोक अभियोजक के कार्यों का पालन करते समय राज्य के महाधिवक्ता के पर ये सारे जो प्रावधान हैं, ये उपबंध हैं धारा 20 के, वह उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जा सकता। तो भारतीय न्याय संहिता के अधीन कौन कौन से न्यायालय विचारण न्यायालय होंगे इसके संदर्भ में प्रावधान धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें दिया गया है उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अर्थात जो सत्र न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय के द्वारा जिसके द्वारा ऐसा अपराध का विचारण होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो है उपखंड मजिस्ट्रेट का कहीं भी या उपखंड अधिकारी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता के अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है
तो उसका जो विचारण है वह एसडीएम के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एसडीएम जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं धारा 21 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से लेकर के 71 के अधीन किसी बलात्संग के अपराध का विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन कोई स्त्री हो, कोई महिला हो। तो इसके संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे वह कहाँ दिया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह दिया गया है आपका धारा 21 के अंतर्गत, और 21A जो है इसी में यह प्रावधान आपको मिलता है कि इस प्रकार से अगर कोई अपराध है जो महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराध है, उस अपराध का जो विचारण है ऐसी न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो, अर्थात महिला न्यायाधीश हो। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा दंड पारित कर सकता है। तो हाई कोर्ट जो है यह विधि के द्वारा विहित कोई भी दंड पारित कर सकता है, चाहे वह मृत्यु दंड हो, आजीवन कारावास हो, सश्रम कारावास हो, जुर्माना हो, सामुदायिक सेवा की सजा हो, कुछ भी हो, यह सब सारे जो पनिशमेंट है उसको देने के लिए सक्षम है। तो उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट कौन सी सजा दे सकते हैं, इसके बारे में प्रावधान धारा 22 के अंतर्गत है, और मजिस्ट्रेट क्या दे सकते हैं, कौन सी सजा, इसके बारे में प्रावधान जो धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 22 के अनुसार जो हाई कोर्ट है वह विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, सेशन कोर्ट भी या अपर सेशन कोर्ट भी विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। लेकिन अगर वह मृत्यु दंड देता है तो यहाँ पर आपको उसकी जो पुष्टि है हाई कोर्ट के द्वारा की जानी आवश्यक होती है। पुष्टि के संदर्भ में जो प्रावधान है बीएनएसएस की धारा 407 के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है। तो आजीवन कारावास किसके द्वारा पारित किया जा सकता है, इसके लिए आप देखेंगे धारा 23 को। धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की पावर बताई गई है। तो मजिस्ट्रेट के अंतर्गत अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा जो मजिस्ट्रेट होता है वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, और उसकी अधिकतम शक्ति कितनी होती है, 7 वर्ष होती है। तो जितने मजिस्ट्रेट हैं आपको वहाँ पर काट देना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मजिस्ट्रेट है यही 7 वर्ष तक दे सकता है। उसके बाद तो बाकी मजिस्ट्रेट तो उससे कम ही दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बचता कौन है, सत्र न्यायाधीश। और महानगर मजिस्ट्रेट जो पद है इसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसको अगर आप कहीं भी महानगर क्षेत्र, महानगर मजिस्ट्रेट यह शब्द आता है तो इसको आपको हटा देना है विकल्प में पहले से ही। सहायक सत्र न्यायाधीश पद भी समाप्त कर दिया गया है, तो इसको अभी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या सजा दे सकता है। तो सीजेएम की जो पावर है वह क्या हो सकती है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अगर बात की जाए तो उसकी जो सजा है वह 7 वर्ष है। जैसा कि आप जानते हैं पहले भी 7 वर्ष था, अभी भी वह 7 वर्ष ही रखा गया है। और यहाँ पर जो जुर्माने की राशि है, चूंकि अब जो नई संहिता है इसमें जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन पहले क्या था, सीआरपीसी के अंतर्गत जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे उनकी जो सजा है वह 7 वर्ष तक का कोई भी जो कारावास की सजा है उसको दे सकते थे। लेकिन धनराशि के संदर्भ में वहां पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, अभी भी नहीं है। अर्थात धनराशि कितनी होगी जो जुर्माने के रूप में अधिरोपित कर सकते हैं, वह उसकी कोई सीमा यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है यही सही है। तो यहाँ पर धारा 23 को देखेंगे तो मजिस्ट्रेट की जो पावर है उसको बताया गया है। तो आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देखेंगे 7 वर्ष से अनधिक कोई भी पनिशमेंट ये दे सकते हैं, और कोई भी जो जुर्माना है उसको अधिरोपित कर सकते हैं। प्रथम वर्ग की बात करें तो यह 3 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे वह 3 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रुपए तक का जुर्माना वो अधिरोपित कर सकते हैं। इसके पहले जो है यह जो जुर्माने की धनराशि थी यह 10,000 रुपए थी। इसके बाद सामुदायिक सेवा का भी यह जो दंड है वह दे सकते हैं। और पहली बार यहाँ पर इस धारा के अंतर्गत स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, और उस स्पष्टीकरण में बताया गया है कि सामुदायिक सेवा किसको कहेंगे उसको अभी आगे हम देखेंगे। इसके बाद आता है कि द्वितीय वर्ग में जो मजिस्ट्रेट है 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का सजा या सामुदायिक सेवा की सजा वह दे सकता है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सेवा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो सामुदायिक सेवा चूंकि आप देख रहे हैं कि जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, इन दोनों को ही सामुदायिक सेवा का भी पनिशमेंट देने की शक्तियां दी गई हैं। तो सामुदायिक सेवा कहते किसको हैं, तो इसको आप देखेंगे धारा 23 को, इसी के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है और उसी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि सामुदायिक सेवा होता क्या है। तो ऐसा कोई कार्य है जो दंड के रूप में जो दिया गया है और अधिरोपित किया गया है, वह जो कार्य है वह समुदाय के लाभ के लिए होना चाहिए। पहली बात,
ऐसी सेवा करने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है, ये भी सही है। और तीसरा यह है कि ऐसी सेवा के लिए दंडित व्यक्ति किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है। और चौथा यह है कि ऐसी सेवा के लिए दंडित व्यक्ति समुचित पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा, यही जो कथन है वह गलत है, क्योंकि जो सामुदायिक सेवा के लिए पनिशमेंट दिया जाता है उसमें व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई पारिश्रमिक का दावा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कौन सा दंड दे सकता है? तो आपने देखा कि प्रथम वर्ग जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास सजा देने की शक्ति कितनी है? 3 वर्ष है। तो 7 वर्ष तो ये गलत हो जाएगा, 5 वर्ष, 10 वर्ष ये गलत है। तो पहला विकल्प अपने आप सही हो जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो 3 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा जो है फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट वह दे सकता है। अगला प्रश्न है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का न्यायालय कौन सा दंड दे सकता है? तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात करेंगे तो आपने देखा कि उसकी जो सजा है सबसे पहले आप उसको पकड़ लें, 1 वर्ष तक का कारावास की सजा वह दे सकता है। 1 वर्ष के साथ साथ वह 10,000 रुपए तक का जुर्माना, तो 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं सामुदायिक सेवा, तो यहाँ पर सामुदायिक सेवा नहीं जोड़ा गया है, इसलिए चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। और 2 और 3 ये तो ऑलरेडी गलत है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की निम्न किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई है? तो अगर जुर्माना देने में व्यतिक्रम होता है, अर्थात जुर्माने का दंड दिया गया और कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं जमा करता है, तो वहां पर उसको जो पनिशमेंट है उसकी व्यवस्था की गई है किस धारा के अंतर्गत? तो यह व्यवस्था जो है धारा 24 खंड 1 के अंतर्गत दी गई है। प्रश्न है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास कैसा होगा? तो जो जुर्माना लगाया गया किसी व्यक्ति, मान लीजिए 1 वर्ष अर्थात 12 माह की किसी को सजा दी गई, उसके अलावा उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी निरूपित किया गया। अब अगर ऐसा व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो मान लेते हैं इसको यहाँ पर 3 महीने की कारावास की सजा और दे दी गई कारावास की सजा। तो अब जो है 1 वर्ष अर्थात 12 माह प्लस 3 माह बराबर क्या हो गया? 15 महीना। तो यह 15 महीने की जो सजा होगी अर्थात 12 महीने के साथ साथ जो 3 महीना होगा यह मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। 12 माह के अलावा 3 महीने उसको और यहाँ पर जो है जेल में बिताना होगा। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 24 के अंतर्गत खंड 2 में दिया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में है वहाँ वह उस कारावास की अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। और दूसरे खंड में बताया गया जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास उस मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम कारावास के अतिरिक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर क्रमवर्ती दंडादेशों की अवधि अधिकतम कितनी होगी? यहाँ पर देखेंगे यह जो प्रावधान है यह अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं उससे अलग है और इसको आपको समझना होगा, क्योंकि इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 25 के अंतर्गत जो है खंड 2 है, इसी में दिया गया है। यहाँ पर यह बताया गया कि मान लीजिए एक ही विचारण में एक से अधिक अपराधों का विचारण किया जाता है एक ही विचारण में, और उसके लिए फिर दोष सिद्धि दी जा सकती है। मान लेते हैं यहाँ एक विचारण चल रहा है, इसमें 3 या 4 सजा है, 4 अपराध हैं और सभी जो चारों अपराध हैं एक के लिए जो सजा है वह 3 वर्ष है, एक के लिए 5 वर्ष है, एक के लिए 4 वर्ष है, एक के लिए जो है 1 वर्ष है। अब इस प्रकार से जब इन सभी का एक साथ विचारण हुआ और सभी में उसको दोष सिद्ध कर दी गई, या 3 में दोष सिद्ध किया गया, 1 में उसको दोष मुक्त कर दिया गया। अब इस प्रकार से जब सजा सुनाई गई और जो न्यायालय मान लीजिए सीजीएम कोर्ट है वह सजा विचारण करने के बाद सजा सुनाता है, उसकी अधिकतम सजा देने की जो अधिकतम शक्ति है वह 7 वर्ष है। 7 वर्ष तक के कारावास ही दे सकता है, इससे अधिक नहीं दे सकता। अब यहाँ पर धारा 25 अप्लाई होगा। धारा 25 यह कहता है कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर क्रमवर्ती दंडादेशों की अवधि अधिकतम जो है वह 20 साल हो सकती है। तो सीजीएम केवल 7 वर्ष तक का ही कारावास दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह मिलेगा आपको पहले खंड के अंतर्गत कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि यह जो 3, 5 और 4 यह है, यह सब मिला करके अधिकतम यह जो सीजीएम की पावर है इसका 2 गुना से अधिक नहीं हो सकता है। तो इनमें से दोनों में से जो भी अप्लाई होगा वहाँ पर लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक क्या था, 14 वर्ष था, इसको लोग पढ़ते आ रहे थे, अब इसको आप हटा करके इसके स्थान पर
20 वर्ष को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा विकल्प है, ऐसा ही होगा। धारा 25 के अंतर्गत ये जो बातें हैं वही हमने डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 31 के अंतर्गत कब सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य होंगे? धारा 31 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि जनता कब मजिस्ट्रेट को और पुलिस को सहायता करेगी। तो कब करेगी, तो इसके संदर्भ में धारा 31 में जो प्रावधान है उसको देखेंगे कि जिस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, उसको पकड़ने या उसको भागने से रोकने में प्रत्येक जो व्यक्ति है, जनता है, उसका यह दायित्व है कि वह पुलिस की या मजिस्ट्रेट की सहायता करे। यह कथन सही है। दूसरा है, परिशांति भंग का निवारण करने में या दमन करने में सहायता करेगी। लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयास को रोकने के लिए यहाँ पर जो है, अर्थात इन सभी मामलों में जो सामान्य जनता है वह पुलिस की और मजिस्ट्रेट की क्या करेगी, सहायता करेगी, मदद करेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अधीन अपराध की जानकारी होने पर जानने वाले व्यक्ति के लिए यह आपत्तिकर है कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना जाकर के दे। तो यहाँ पर प्रावधान जो है धारा 33 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अंतर्गत कुल 12 प्रकार के जो कार्य हैं, 12 प्रकार के अपराध हैं, उसको बताया गया है कि इन अपराधों के मामले में जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वह जनता वह क्या करेंगे कि उसकी जो सूचना है वह निकटतम मजिस्ट्रेट को देंगे या पुलिस अधिकारी को देंगे। तो इसके अंतर्गत हत्या है, संगठित अपराध है, आतंकवादी कृत्य है और इस राज्य के विरुद्ध अपराध है, डकैती, लूट, न्यास भंग, गृह अत्याचार, गृह भेदन। तो बहुत सारे अपराध जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से कार्य हैं जिनमें सूचना जो है इस प्रकार से दी जाएगी। अगला प्रश्न है, ग्राम के मामलों के संदर्भ में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ग्राम के मामलों के संदर्भ में नियोजित जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी नहीं है बल्कि जो अन्य अधिकारी हैं जैसे चौकीदार वगैरह हैं, तो यह क्या है कि गांव में जो भी घटना घटित होती है, जो अपराध होता है, उसकी सूचना वह समुचित जो अधिकारी हैं उनको देंगे। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस जो है अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? तो यह प्रावधान अभी तक जो आप सीआरपीसी धारा 41 पढ़ते आ रहे थे, अब यह धारा बदल करके धारा 35 हो गई है और 35 के अंतर्गत आप देखेंगे कि पुलिस अधिकारी जो है कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रावधान है, और आप अभी तक जो धारा 41 सीआरपीसी में पढ़ते थे, उसके बाद 41A था, 41B था, उन सबको यहाँ पर धारा 35 के अंतर्गत ही एक धारा में एक स्थान पर रख दिया गया है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने का संदेह है? तो धारा 35 के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर पहली शब्द ही लिखा गया है, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद नीचे पूरी सूची दी गई है कि ये, और इसी के अंतर्गत आता है कि जो सेना का भगोड़ा है, सशस्त्र बल से भाग जाने का संदेह है, तो यहाँ पर जो है कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके संदर्भ में कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, तो कौन व्यक्ति है? तो जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है, अर्थात उसने संज्ञेय अपराध किया है, इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यह कथन सही है। दूसरा है कि जब किसी व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध का अभियोग है और पुलिस अधिकारी के पूछे जाने पर अपना नाम पता नहीं बताता है, तो उसका नाम पता जानने के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा है जो छोड़ा गया सिद्ध दोषी है, तो छोड़ा गया सिद्ध दोषी जो व्यक्ति है, इसको जो है वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही जो कथन है वह गलत होगा। चौथा है कि जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रतिरोध के बिना गृह भेदन का सामान रखता है, तो गृह भेदन का सामान रखता है क्योंकि यहाँ पर उसको इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि अब उससे संभावना है कि वो कोई अपराध कर सकता है और ऐसा अपराध होने से रोकने के लिए उसको जो है यहाँ पर गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहाँ पर तीसरा जो कथन है यही गलत है। तो धारा 35 के अनुसार छोड़े गए सिद्ध दोषी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के तभी गिरफ्तार कर सकती है जबकि वह धारा 394 खंड 5 के अधीन बनाए गए जो नियम है उनको भंग करता है, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है, कब पुलिस जो है एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? तो केवल संज्ञेय अपराध के मामले में, उद्घोषित व्यक्ति को सेना का भगोड़ा है, अर्थात इन सभी मामलों में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अधीन
पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। किस मामले में? तो सभी मामलों में, तो सभी मामले तो गलत हैं। मात्र शंका वाले मामलों में यह भी गलत है। युक्तियुक्त आशंका वाले मामलों तक सीमित है। अर्थात जब पुलिस अधिकारी को युक्तियुक्त रूप से यह आशंका है कि ऐसा कोई व्यक्ति है, वह कोई अपराध करने का अभियुक्त है या वह अपराध कर सकता है, उसके विरुद्ध कोई सूचना प्राप्त हुई है कि इसने कोई अपराध किया है, तो इन सब आधारों पर उसको गिरफ्तार कर सकता है। बाकी केवल शंका या सेना के भगोड़ों मामलों पर नहीं, तो ये सब यहाँ गलत है। तीसरा विकल्प ही सही होगा। अगला प्रश्न है, वारंट के बिना किसी गिरफ्तारी के लिए कब पुलिस उप निरीक्षक या ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है? अर्थात वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा रही है, तो ऐसी गिरफ्तारी के संदर्भ में जो है पुलिस का उप निरीक्षक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी की अनुमति जरूरी है। किन परिस्थितियों में? तो जबकि अपराध जो है वह 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभियुक्त जो है वह गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जो है उम्र 60 वर्ष से अधिक है। इन 3 मामलों में अगर कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी है, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर रहा है, तो वह डायरेक्ट नहीं कर सकता है, बल्कि उसके लिए सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी जो है यहाँ पर अनुमति आवश्यक है। यह नया प्रोविजन आपको जोड़ा गया है और धारा 35 में यह खंड जो है 7वां है और इसी के तहत इस नए प्रोविजन को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के कर्तव्य की बात करेंगे, यह धारा 36 के अंतर्गत है और सीआरपीसी की बात करें तो यही जो है प्रावधान धारा 41 ख के अंतर्गत दिया गया था। तो यहाँ पर जो है धारा 36 में है क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो राज्य सरकार के द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा धारा 37 के तहत। कहाँ पर किया जाएगा? तो राज्य और जिला इन दोनों स्तरों पर यह जो है स्थापित किया जाएगा। और आगे यहाँ पर यह बताया गया कि जो यह नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, तो वहाँ पर प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाने में एक पुलिस पदाधिकारी अभिहित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, जिसकी रैंक क्या होगी? वह ASI अर्थात सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति होगी, उससे नीचे की नहीं होगी। तो प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाना में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित होगा जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का नहीं होगा। अब यह जो पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, इसका कार्य क्या होगा? तो कार्य इसका यह होगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम, पता, इसके बारे में जानकारी रखे, अगर कोई पूछे तो उसको बताए। अपराध की प्रकृति कैसा है और किस अपराध के लिए अभियुक्त जो है आरोपित किया गया है, इसके बारे में बताए। और इसके अलावा प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर इसको जो है प्रदर्शित भी किया जाएगा, खास करके डिजिटल मोड में भी इसको प्रदर्शित किया जाएगा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वह कौन है, कहाँ का है, किस अपराध के लिए इसको गिरफ्तार किया गया है, अपराध की प्रकृति कैसी है, ये सारी बातें वहाँ पर रखी जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने मनपसंद जो अधिवक्ता है उससे मिलने का अधिकार है? तो जो है उसको अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है धारा 38 के अंतर्गत। तीसरा विकल्प सही है और यही जो प्रावधान था आपका BNS के CRPC के अंतर्गत। तो CRPC के अंतर्गत धारा 41D है, इसके अंतर्गत अभी तक यह प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, यह जो केस है यह किस संबंध में है या इस केस में किसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण केस है और इसको आप मेंस के लिए जब भी पढ़ें लिखें तो इसकी गाइडलाइन पूरी जारी की गई है, उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इसी गाइडलाइन के बाद यहाँ पर बहुत 41 के बाद 3 धाराएं और जोड़ी गई थी नई, जो कि गिरफ्तारी के संदर्भ में पूरी प्रक्रिया, कौन सी सावधानी बरती जाएगी, नियंत्रण कक्ष, अपने मनपसंद अधिवक्ता से मिलने का जो अधिकार है, इन सारी बातों को यहाँ पर जोड़ा गया था। 2008 का संशोधन किया गया था CRPC में। तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसी की जो गाइडलाइन को देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको धारा 41 में नहीं, धारा 35 के अंतर्गत कुछ है, 36 के अंतर्गत है, इसी प्रकार से धारा 37 के अंतर्गत है, 38 के अंतर्गत, ये सारे जो प्रावधान है यह आपका DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का जो डिसीजन था, जो गाइडलाइन थी, उसी शब्द को यहाँ पर रखा गया है। तो यह जो है किससे संबंधित है? तो व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है वह गिरफ्तार कर सकता है। तो अगर एक प्राइवेट व्यक्ति
कि यहाँ पर जो शक्ति दी गई है गिरफ्तार करने की, तो वह कब गिरफ्तार कर सकता है। तो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी के संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 40 में दिया गया है। तो प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन अगर उसके सामने अर्थात उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध किया जाता है, तब एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अन्य व्यक्ति को, अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जब किसी अपराधी की गिरफ्तारी की जाती है, तो गिरफ्तारी करने के कितने समय के भीतर उसको पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। अब यह जो समय है, जो समय सीमा बता दी गई है कि इतने समय के भीतर आप उसको पुलिस को सुपुर्द करेंगे, तो इसके संदर्भ में जो टाइम बताया गया है ये इसको नया जोड़ा गया है। और यहाँ पर कितना समय होगा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा या 48 घंटा। तो यहाँ पर ध्यान रहे 6 घंटे के भीतर उसको पुलिस अधिकारी के हवाले करना होगा। तो जिस व्यक्ति को भी वह गिरफ्तार कर रहा है 6 घंटे, इसको आप लोग विशेष रूप से, चूंकि आप जहां भी पढ़ेंगे अधिकतर जगहों पर आपको 24 घंटे मिलता है, तो यह पहला प्रावधान है कि अगर प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार किया है 6 घंटे के भीतर उसको पुलिस के हवाले करे। अगला प्रश्न है, नाम और निवास न बताने पर किस धारा के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। तो धारा 39 के अंतर्गत यह प्रावधान मिलता है, और यही प्रावधान जो है सीआरपीसी के अंतर्गत आप देखेंगे धारा 42 में आता है। तो नाम और निवास न बताने पर, तो इसमें होता क्या है कि असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को नाम पता पूछने की जरूरत नहीं, पहले उठा लेगी, उसके बाद जो है फिर गिरफ्तारी करने के बाद वो सारी चीजें पता करती है। लेकिन असंज्ञेय अपराध के मामले में क्या होता है कि जो पुलिस अधिकारी है उससे नाम वगैरह पूछा जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति सही सही नाम बता देता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो अपना नाम गलत बताता है या नहीं बताता है तो असंज्ञेय मामले में भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर धारा 39 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कथन देखेंगे पहला कि जब किसी व्यक्ति को सही नाम और निवास जानने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तब वह इस बंध पत्र पर या जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाएगा कि वह अपेक्षा किए जाने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा। यह कथन सही है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं है। दूसरा है कि जिसे नाम और निवास जानने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, अगर वह भारत का निवासी नहीं है तो जमानत पत्र जो है वह भारत में निवासी प्रतिभूओं के द्वारा ही दिया जाएगा, अर्थात उसकी जो जमानत है वह भारतीय व्यक्ति के द्वारा ली जाएगी। यह भी सही है। तीसरा कथन है कि परिवाद के लिए यह आवश्यक है कि पीड़ित व्यक्ति ही परिवाद करे। तो परिवाद की जो परिभाषा है, जैसा कि आपने उसको देखा शुरू में ही, तो परिवाद की परिभाषा के अंतर्गत यह आता है कि जो अपराध किए जाने के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति परिवाद कर सकता है। यह परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 2H के अंतर्गत दी गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट से लिखित रूप में या मौखिक रूप में जो है कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से उसको जो है सूचना देता है, चाहे जरूरी नहीं कि वह पीड़ित ही हो या कोई अन्य व्यक्ति भी उसकी तरफ से दे सकता है, चाहे वह ज्ञात हो या अपराधी जो है चाहे ज्ञात हो या अपराध अज्ञात हो, बस अपराध के संदर्भ में वहाँ पर जानकारी दी जाती है और उस पर कार्रवाई की मांग की जाती है। तो यहाँ पर जो है तीसरा जो कथन है यह गलत हो जाएगा। और चौथा है कि धारा 39 के अंतर्गत, धारा 39 से तात्पर्य क्या है कि नाम और निवास न बताने के कारण गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के अंदर यदि व्यक्ति अपना सही नाम और सही पता नहीं बता देता है या बंधपत्र या जमानत पर निष्पादित करने में या प्रतिभूत देने में असफल रहता है, तो उसको तत्काल निकटतम सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर चौथा जो कथन है यह भी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या उसको गिरफ्तार करवा सकता है, गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे सकता है। तो यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो इसको देखना है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी के संदर्भ में प्रावधान की बात जो है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर धारा 41 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार से धारा 42 को देखेंगे तो सशस्त्र बल के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, और धारा 43 में जो है बताया गया है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा सैन्य बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। यह धारा जो है धारा 42 है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी जो पुलिस अधिकारी है
वह किसी महिला को अगर गिरफ्तार कर रहा है तो ऐसी गिरफ्तारी के समय उसको मौखिक रूप से सूचना देगा, और मौखिक रूप से अगर सूचना दे दिया तो यह उपधारणा की जाएगी कि उस महिला ने अपना समर्पण कर दिया, तो वहां पर उसके शरीर को छूने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रावधान दिया गया है धारा 43 के अंतर्गत खंड 1 का एक परंतुक है, उसी के अंतर्गत इस प्रावधान को रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने का बलात् अर्थात बलपूर्वक विरोध करता है तब पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 43 के अंतर्गत दूसरा खंड है, इसमें दिया गया है कि गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सर्व साधनों को उपयोग कर सकता है। यह कथन सही है। दूसरा है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है जिसने कोई भी अपराध किया हो। तो यही जो कथन है यह गलत है, हमसे गलत पूछा गया है, यही कथन गलत है। तीसरा है कि हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, यह सही है। आपराधिक मानववध के व्यक्ति अभियुक्त की भी मृत्यु कारित की जा सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है आपकी बीएनएसएस का, उसको कंप्लीट किया और कुल 100 प्रश्नों को एमसीक्यूज के रूप में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और अभी तक हम धारा 43 को देख रहे हैं, और इसके अगले वीडियो में हम आगे की जो प्रोविजन है उसको देखेंगे, और इस संहिता को एक सीरीज के माध्यम से क्रम से देखते हुए पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। चैनल पर आप बने रहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।